हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 12 वालों के लिए एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का लेक्चर नंबर 14 है, जिसमें आप पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक गुणधर्म और आप कार्बोक्सिलिक अम्ल के भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे और कौन कौन सी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि जैसे मान लीजिए कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाए, ये रिएक्शन पढ़ेंगे। मतलब भौतिक गुणधर्म के बारे में कार्बोक्सिलिक अम्ल के बाद, भौतिक गुणधर्म के बाद पढ़ेंगे आप कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रियाओं के बारे में। कौन कौन सी अभिक्रियाएं? आप ऐसी अभिक्रिया पढ़ेंगे जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल के ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, वो H वाला बॉन्ड H+ देता है। जो ये अभिक्रिया होगी यह इसके अम्लीय प्रकृति को दिखाएगी। H+ देगा तो वह क्या दिखाएगी? इसके अम्लीय प्रकृति को दिखाएगी। और एक अभिक्रिया पढ़ेंगे जिसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, OH। एक अभिक्रिया पढ़ेंगे जिसमें ये OH बॉन्ड ब्रेक होता है, एक COH वाला, ये वाला पूरा बॉन्ड ब्रेक होता है, ऐसा। ठीक है। एक ऐसी अभिक्रिया पढ़ेंगे जिसमें CO2 निकलता है। तो ये सभी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। CO2 का निकलना कहलाता है विकार्बोक्सिलन। अगर कार्बोक्सिलिक अम्लों से CO2 निकल जाता है, इस अभिक्रिया को आप क्या बोलते हैं? विकार्बोक्सिलन। तो ये सब अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले आप पढ़ेंगे भौतिक गुणधर्म के बारे में। तो देखो ध्यान से, कार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक गुणधर्म में सबसे पहला क्या पढ़ेंगे? भौतिक अवस्था के बारे में। तो देखो ध्यान से, क्या बताया गया कि जो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है, एलिफैटिक मतलब वही ना, एक कार्बन दो कार्बन, मीथिल वगैरह, एथिल, ये सब वही बताया जा रहा है कि एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों की श्रेणी में 9 कार्बन परमाणु तक की श्रृंखला वाले सदस्य सामान्य ताप पर अरुचिकर गंध वाले द्रव होते हैं। मतलब जानते रहिए बस कि जो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल होंगे उसमें लेकर 1 से लेकर 9 तक जो रहते हैं, 1 से लेकर 9 तक के सदस्य, कार्बन परमाणु की श्रृंखला वाले सदस्य, वो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन अगर श्रृंखला 9 से ज्यादा होती है तो उस केस में वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, जिनको आप वशीय अम्ल कहते हैं। ठीक है, वशीय अम्ल कहते हैं आप। ठीक है, वही बात बोला गया है कि 1 से लेकर 9 तक, 9 कार्बन परमाणु तक की श्रृंखला वाले सदस्य सामान्य ताप पर अरुचिकर गंध वाले द्रव होते हैं। इससे उच्च सदस्य मोम जैसे ठोस, 10, 11, ये सब। इसके बाद बात करें क्वथनांक। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, इनके जो क्वथनांक होते हैं वो समान द्रव्यमान वाले, समतुल्य द्रव्यमान वाले एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल से ज्यादा। अभी तक आपने पढ़ा था एल्डिहाइड कीटोनों से एल्कोहलों का क्वथनांक ज्यादा, अभी तक यही पढ़ा था कि एल्कोहल जो होता है उसका क्वथनांक एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा। सामान्य केस में ऐसा माने कि एल्कोहल, ऐसा मान सकते हैं कि एल्कोहलों का क्वथनांक अभी तक आपने सबसे अधिक पढ़ा हुआ, लेकिन जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है उनका क्वथनांक एल्कोहलों से भी क्या होता है? ज्यादा। ठीक, इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये भी आपस में बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी आपस में क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये बना के दिखाया जाए। अब देखो ध्यान से, बना भी दिखा दिया जाए कि कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्लों में परस्पर, परस्पर का मतलब आपस में, परस्पर हाइड्रोजन बॉन्ड, H बॉन्ड कैसे बनाएंगे? अब मान लीजिए कार्बोक्सिलिक अम्ल है, RC डबल बॉन्ड OOH ऐसा है, और इसी का दूसरा अणु ऐसा आ जाए, आप लिख लें COH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O कर दीजिए, ऐसा वही होगा। जैसे RC डबल बॉन्ड O है, OH है, ऐसे अगला भी हो, C डबल बॉन्ड O हो, OH हो, इसका O और इसका H मिलके क्या बना लेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसका H इसका O। और इसमें देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स, एल्कोहल में इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन यहाँ और ज्यादा कॉम्प्लेक्स। इसी कॉम्प्लेक्स होने की वजह से ना, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं होते,
जिससे बना लिया आपने। ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं ये वाष्प अवस्था या अध्रुवी विलायकों में इसी रूप में पाए जाते हैं। इसको बोलते हैं द्विलक, दो अणु मिल जाते हैं। हाँ, अगर लिखा गया है बुक में कि कार्बोक्सिलिक अम्ल अगर वाष्प अवस्था में लिखा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल वाष्प अवस्था में या अध्रुवी विलायक में, तो आप कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक अणु नहीं मानिए, दो अणु मानिएगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है उस केस में दो अणु मिलके द्विमर बनाता है, डाइमर अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का द्विलक या द्वितय, कार्बोक्सिलिक एसिड का द्विलक, आपके बुक में लिखा है द्वितय, दो तय है। और नोट वाली पॉइंट ये है कि क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल वाष्प अवस्था में या अध्रुवी विलायकों में, दोनों के लिखें आपको। कार्बोक्सिलिक अम्ल वाष्प अवस्था एवं अध्रुवी विलायकों में, अध्रुवी विलायकों में द्वितय के रूप में पाया जाता है। पाया जाता है, ये चीजें होती हैं, जानते रहिए आप लोग। मान लीजिए आपसे बोला हो कि एसिटिक अम्ल वाष्प अवस्था में या ध्रुवी विलायकों में, तो एसिटिक अम्ल उस केस में ना एक अम्ल नहीं रहेगा, उस केस में जो एसिटिक अम्ल होगा इस प्रकार से बना लेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH कर लेंगे, फिर अगला कर लेंगे CH3 COH इधर कर दें और डबल बॉन्ड इधर कर देंगे, ऐसा H बॉन्ड बन जाएगा। और इस केस में इसका जो भार होता है ना, इसका भार होता है 60 U, इसका भी 60 U होता है। उस केस में 120 मान लिया था, वाष्प अवस्था में इसका भार कितना मान लेते हैं 120। या ध्रुवी विलायक, थोड़ा इस बात को जानते रहिए। देखो यही बताया गया ना, समझ लेंगे आप लोग। अगला पॉइंट क्या है, इसके विलेयता की बात करें कि ये किसमें घुलनशील होता है। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है एलिफेटिक वाली खासकर बात करें, क्योंकि एरोमेटिक में 7 कार्बन आ जाएंगे, क्योंकि 6 कार्बन बेंजीन के रहेंगे, एक और COH 7 कार्बन, तो वहाँ 4 नहीं हो सकता है, तो वहाँ एलिफेटिक में ही मिलेगा आपको। वही बताया है कि 4 कार्बन परमाणु तक सरल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल जल के साथ H बॉन्ड बना लेने के कारण जल में घुलनशील होते हैं, विलेय होते हैं। जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उसमें 4 कार्बन परमाणु तक की श्रृंखला वाले सदस्य, 4 कार्बन परमाणु तक की श्रृंखला वाले सदस्य जल के साथ क्या बनाते हैं, H बॉन्ड बना लेने की वजह से जल में घुल जाते हैं। लेकिन अगर इससे ज्यादा उच्च होंगे तो उनकी जल में विलेयता घटती जाएगी। ऐसा क्यों, देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए कार्बोक्सिलिक अम्ल है RC डबल बॉन्ड OOH, अगर जल आ जाए, मान लो H आ जाए ना, तो यहाँ H बॉन्ड बनने का चांस होता है। ठीक है, ये H बॉन्ड बन सकता है। अगर बहुत सारा और कोई जल आ जाए, जल का दूसरा अणु कोई आ जाए, तो मान लो उसका O हो H हो, तो यहाँ भी H बॉन्ड बन सकता है। ये जल है आपका ना, आप जल के बीच में जल का H रहे, इसका OH बॉन्ड बना ले, या इसका H इसका O मिलके H बॉन्ड बना लेता है। लेकिन जानते हैं कब तक, ये 4 कार्बन परमाणु तक ये आसानी से बना लेगा H बॉन्ड। लेकिन इसमें जो ये नहीं है, ये होता है इसको बोलते हैं ना जल विरोधी होता है। ठीक है, जल विरोधी होता है। तो जैसे जैसे अगर ये भाग बढ़ेगा, आपने क्या लिखा है H बॉन्ड होना, कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ, या आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि जल विरोधी एल्किल समूह बढ़ने के कारण, ये भी लिख सकते हैं आप लोग। ये जल विरोधी है, जब कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ेगा तो इसका साइज बढ़ेगा ना,
जब इसका साइज बढ़ेगा तो ये जल में कम घुलनशील होंगे, ये जल में क्या होंगे, कम घुलनशील। अगली बात देखो, ये थोड़ा सा नीचे बात लिखा गया है कि जो बेंजोइक अम्ल है, जानते हैं बेंजोइक अम्ल आप लोग, भाई बेंजीन लगाओ ना, C6H5COH, ये बेंजोइक अम्ल है। तो बेंजोइक अम्ल है, इसको आप बोलते हैं सरलतम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। कभी कभी बेंजोइक अम्ल ना लिख के ऐसे लिखता है कि सरलतम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो बेंजोइक अम्ल ही है। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल जो सबसे सिंपल होता है वो बेंजोइक ही होता है, बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक अम्ल जल में लगभग क्या होता है, अविलेय, क्योंकि यहाँ पे ये पार्ट बहुत बड़ा होता है, कार्बन की संख्या 6 है, ठीक है। तो ये बताया है कि जो बेंजोइक अम्ल होते हैं जल में लगभग अविलेय होता है। और बताया गया देखो कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं बेंजीन, ईथर, एल्कोहल जैसे कम ध्रुवीय विलायकों में घुल जाते हैं। बेंजीन में, एल्कोहल में, ईथर में, इन सब में घुल जाते हैं, जानते हैं। देखो एल्कोहल वगैरह ज्यादा ध्रुवीय नहीं होता, ध्रुवीय है, प्लस माइनस ब्रेक होता है, लेकिन कम ध्रुवीय है। ध्रुवीय प्रोटिक विलायक की कैटेगरी में आता है एल्कोहल जेल वगैरह, ऐसा नहीं है, लेकिन कम ध्रुवीय, ठीक है। तो ये बात हो रही कि देखो जो जल में नहीं घुलेगा, जल अधिक ध्रुवीय होता है एल्कोहल से, तो जो जल में नहीं घुलेगा, जल ध्रुवीय होता है, तो वो कम ध्रुवीय विलायक या कह सकते हैं अध्रुवीय विलायकों में घुलता है। जब जल में नहीं घुलेगा तो इसमें घुलेगा, कम ध्रुवीय विलायक या अध्रुवीय विलायक, कौन, बेंजीन, ईथर, एल्कोहल, इन सब में घुलता है, ठीक है। लिखो पढ़ो। अच्छा देखिए ध्यान से, अभी आप पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों की रासायनिक अभिक्रियाएं। सबसे पहली अभिक्रिया पढ़ेंगे NaOH तथा NaHCO3। Na क्या है आपका, सोडियम धातु है, आप धातु लिख सकते हैं, और NaOH को क्षार कहा जाता है, और NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, ये भी क्षार होता है। ये दोनों क्षार हैं, ये थोड़ा सा धातु है। तो क्या होता है देखिए, आप हेडिंग कर ये भी कर सकते हैं कि OH आबंध की विदलन संबंधी अभिक्रिया, NaOH या NaHCO3 के साथ अभिक्रिया, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको आप क्या बोल सकते हैं ब्रैकेट में, जानने के लिए जानते रहिए, OH आबंध के, OH आबंध विदलन संबंधी अभिक्रिया, इसमें OH आबंध का टूटना होगा, विदलन संबंधी अभिक्रिया यही है जो पढ़ रहे हैं, इस नाम से भी जान सकते। अब देखो ध्यान से, अगर आप कार्बोक्सिलिक अम्ल ले, देखिए ध्यान से, RC डबल बॉन्ड OOH, अगर इसका सोडियम धातु से क्रिया कराएं, जानते क्या हो, ये बॉन्ड ब्रेक होगा माइनस प्लस में, यहां से सोडियम धातु आएगा, आपको मिलेगा RCOONA मिल जाएगा, सोडियम कार्बोक्सिलेट कहा जाता है, ठीक है, सोडियम कार्बोक्सिलेट होगा, और साथ में H2 गैस निकलेगा, जो H प्लस निकलेगा H2 के फॉर्म में निकलेगा। आप बैलेंस के लिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हाफ कर सकते हैं आप इसको, हाफ करके बैलेंस करें। अगर आपने RC डबल बॉन्ड OOH की अभिक्रिया किससे कराए, NaOH से कराया, तो ये ब्रेक हुआ Na प्लस OH माइनस, ये ब्रेक हुआ ऐसे ऐसे, O माइनस H प्लस OH माइनस H2 वो निकाल देगा, बनेगा भाई लवर यही बनेगा, RC डबल बॉन्ड ONA H2O निकल जाएगा। अगर आपने RC डबल बॉन्ड OOH लिया और इसकी क्रिया NaHCO3 से कराया, बेकिंग सोडा, तो जानते हैं क्या होगा, ये सब ब्रेक होता है, Na प्लस HCO3 माइनस, H प्लस और HCO3 माइनस मिल के जानते हैं क्या बना क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे H2CO3, H प्लस इधर है, HCO3 माइनस मिलके H2CO3 बनाएगा, और ये मिलेगा भाई Na चला जाएगा, आपको मिलेगा RC डबल बॉन्ड ONA प्लस H2CO3, जिसको आप ब्रेक करके H2O लिख सकते हैं, दो पार्ट में ब्रेक करके लिख सकते हैं।
एक और रिएक्शन है जो कि है नहीं, ठीक है, करा सकते हैं और भी, अम्लीयता। ये सब अभिक्रियाएं क्या दिखा रही, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता को दिखा रही। जैसे अभी आपने फिनाल का अम्लता पढ़ा था ना, फिनाल की अम्लता को दिखाने के लिए कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं। अगर फिनाल का सोडियम धातु से क्रिया करा दीजिए, और फिनाल NaOH से भी क्रिया कर लेता है, सोडियम फेनॉक्साइड बनाता है, H2O बनाता है। सोडियम फिनाल की क्रिया अगर आप NaOH से कराएंगे तो सोडियम फेनॉक्साइड बनाता है, H2O निकाल लेता है। सोडियम धातु से कराएंगे तो सोडियम फेनॉक्साइड बनाएगा, H2 गैस निकालेगा। लेकिन बेकिंग सोडा से अभिक्रिया नहीं करता फिनाल। लेकिन जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है सोडियम से भी क्रिया कर रहा है, NaOH से क्रिया कर रहा है, बेकिंग सोडा से भी कर देगा। इसीलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनाल से ज्यादा अम्लीय माना। ठीक है, पूछ सकता है कि किसी अभिक्रिया द्वारा यह स्पष्ट कीजिए कि कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनाल से ज्यादा अम्लीय। ये अभिक्रिया देनी है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल बेकिंग सोडा से क्रिया करके ये बना लेता है जो बनाया है। ठीक है, RCONA का नाम बोल सकते हैं ना, आप लिख सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, दो प्रकार से लिख सकते हैं आप इसका, ये सभी एक ही है ना। आप इसको लिख सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, या आप इसको बोल सकते हैं सोडियम कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट भी लिख सकते हैं। ये बनाता है, बना है, क्लियर हो पा रहे हैं। एक और रिएक्शन है बता दे रहा हूं इसकी अम्लता के बारे में। अगर इसकी क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया NaNH2 से कराएं, इसका नाम है सोडामाइड, सोडामाइड से कराएंगे तो ब्रेक होगा NaNH2 माइनस, प्लस माइनस ब्रेक होगा, इधर जाएगा H प्लस NH2 माइनस NH3 निकाल देगा, या नहीं चलाएगा, मिलेगा लवण भाई। H प्लस NH2 माइनस आएगा तो NH3 निकल जाना है, या नहीं चलाएगा, आपको मिलेगा RCOONA, फिर साथ में क्या निकल जाएगा NH3। ये अभिक्रियाएं क्या दिखा रहे हैं, तो लिखा है देखो, हाँ ये अभिक्रियाएं कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता को दिखा रही हैं। आप लिख सकते नीचे कि उपरोक्त अभिक्रियाएं कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्या दिखाती हैं, अम्लता को दिखाती हैं। हम नोट में लिख सकते हैं उपरोक्त अभिक्रियाएं उपरोक्त अभिक्रियाएं कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता को प्रदर्शित करती है। मगर आपसे ये पूछा जाए कि ऐसी अभिक्रिया लिखिए जो ये दिखाता है, जो यह प्रदर्शित करे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनाल से ज्यादा अम्लीय होता है, तो ये वाली अभिक्रिया लिखेंगे आप। कि कार्बोक्सिलिक अम्ल इससे क्रिया किया, क्या क्या बनाया सब लिख देंगे कि ये बनाता है RCONA, H2O CO2 का निर्माण करता है, जबकि फिनाल नहीं करता, अभिक्रिया ही नहीं करता है। किससे, NaHCO3 से। यह अभिक्रिया क्या स्पष्ट करती है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनाल से ज्यादा अम्लीय। थोड़ा इस बात को पढ़ने देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम NaOH तथा NaHCO3 के साथ अभिक्रिया इसकी अम्लीय प्रकृति को व्यक्त करता है। चलिए ठीक है, अब इसको काट देता हूँ, बात लिखा है क्योंकि इनमें कह सकते हैं ना, इनमें कार्बोक्सिलिक अम्ल के, या इन अभिक्रियाओं में लिखिए, अब बेहतर वर्ड ये होगा कि इन अभिक्रियाओं में कार्बोक्सिलिक अम्ल के OH बॉन्ड का विदलन होता है। OH बॉन्ड टूटेगा तो एसिडिक नेचर दिखा देगा। लिखो फटाफट। अच्छा देखो ध्यान से, देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल जब जल में घुलता है, ठीक है, तो जल में घुलकर जो है वो H प्लस आयन देता है, क्योंकि अम्ल है भाई, अम्लीय प्रकृति का होता है। तो देखो ध्यान से, अगर आप लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OOH लेंगे, अगर आप इसको जल में घोलेंगे तो जल में घुलने के बाद जानते हैं H प्लस दे के बनाता है R, अब ऐसे पूरा ऐसे लिख लो नॉर्मली केस में,
RCOOH जल में घुलेगा, तो घुलने के बाद टूटता है, टूटने के बाद देता है RCOO माइनस और बनाता है H3O प्लस। इसका नाम क्या है? हाइड्रोनियम आयन। कार्बोक्सिलेटेड आयन देता है और हाइड्रोनियम आयन देता है, वो भी लिख सकते चाहे तो आप, लेकिन जानते रहो ये है आपका हाइड्रोनियम आयन। आप नाम लिख सकते हैं इसका, हाइड्रोनियम आयन। जो ये कार्बोक्सिलेटेड आयन है, इसका नाम है कार्बोक्सिलेटेड आयन। यही है आपका कार्बोक्सिलेटेड आयन। चलो नाम देखेंगे बाद में। इसमें होता है रेजोनेंस। ठीक है, नाम बेच लिख दे रहा हूं। इसका नाम है कार्बोक्सिलेट रेडायन या आयन, जो भी कहें। अब इसमें का रेजोनेंस दिखाना है, अनुनाद। जानते हैं क्या होता है? इसमें होता है RC डबल बॉन्ड O पे माइनस। ये है भाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ क्या है, यहाँ है कॉन्जुगेशन, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड निगेटिव चार्ज। अब ये होगा ऐसे, इस प्रकार से होगा कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस होगा तो आपको मिलेगा RCO पे माइनस आएगा डबल बॉन्ड O। ये है रेजोनेंस, अनुनाद है, आप इसको लिख सकते हैं अनुनाद। यही बात लिखा है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है जल में वियोजित होकर टूटकर कार्बोक्सिलेटेड आयन उत्पन्न करता है, जो अनुनाद द्वारा क्या होता है? स्थायित्व प्राप्त कर लेता है या लेते हैं जो भी। ये रेजोनेंस के द्वारा थोड़ा स्थायी होता है। और आपको एक सबसे बड़ी बात बता दे, पता है इन दोनों को जानते हैं क्या बोलते हैं? ये दोनों अच्छे, इसमें क्या है देखो, पाई बॉन्ड, जो बॉन्ड की संख्या है समान है। आवेश देखिए, यहाँ भी ऑक्सीजन पर आवेश है, यहाँ भी ऑक्सीजन पर आवेश है, ये दोनों समान चीज हैं, इनको बोलते हैं समान स्ट्रक्चर, इनमें कोई डिफरेंस नहीं। ये दोनों अनुनादी संरचनाएं हैं, लेकिन कैसी अनुनादी संरचनाएं हैं? समान। ठीक है, अगर ध्यान दें, अगर आपका मान लो ऐसा आया होता है CH3, ऐसा कुछ मान लो आ जाए, CH2 माइनस आ जाए डबल बॉन्ड, नहीं ऐसा कुछ आ जाए CH2, फिर यहाँ पे आ जाए अगर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए, मान लो CH2 आ जाए, C डबल बॉन्ड O पे माइनस आ जाए, और ये रहे आपका, मान लीजिए ऐसे समझ लें आप लोग कि देखो, अगर ऋणावेश जो है ना, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं यार, कोई बढ़िया स्ट्रक्चर सोचा जाए। अब देखो, मान लो ये स्ट्रक्चर, मान लो ये आपको मिल जाए, तो यहाँ पे क्या है, पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन है, ये मूव करेगा, आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा CH2 माइनस और यहाँ मिलेगा CH डबल बॉन्ड O, यही मिलेगा ना। ये दोनों भी तो आपस में है अनुनादी संरचनाएं, लेकिन इसमें क्या है, निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, यहाँ निगेटिव चार्ज कार्बन पे है। ये दोनों है अनुनादी संरचनाएं, लेकिन समान नहीं बोलेंगे, असमान। लेकिन यहाँ देखिए आप, निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ही है, बॉन्ड की संख्या भी समान, तो इन दोनों को बोलते हैं समान अनुनादी संरचनाएं। अगर समान अनुनादी संरचनाएं होती है, वो स्पेशली बहुत स्थायी होता है। जिस भी आयन की या जिस भी अणु में, जो भी कहें, समान अनुनादी संरचनाएं प्राप्त हों, वो अणु विशेष रूप से ज्यादा स्थायी हो। अगर कार्बोक्सिलेटेड आयन, इसमें 2 ही अनुनादी संरचनाएं मिली, और फेनॉक्साइड आयन, उसमें 5 मिलती है, आपने बनाया होगा फेनॉक्साइड आयन की 5 अनुनादी संरचनाएं मिलती, वहां 5 मिली, यहाँ 2 ही मिली, लेकिन फिर भी ये ज्यादा स्थायी होता है, वो कम स्थायी होता है, क्योंकि वहां पे 5 मिली है ना, लेकिन वो असमान होती है, कभी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कभी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। ये 2 ही मिला है, लेकिन ये दोनों क्या होती है? समान अनुनादी संरचना। ये वाला रट लीजिए आप लोग कि कार्बोक्सिलेटेड आयन फेनॉक्साइड आयन से क्या होता है? ज्यादा स्थायी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या मिलती है, यही बात पूछा है बहुत बार,
कि कार्बोक्सिलेटेड आयन फेनॉक्साइड आयन की तुलना में ज़्यादा स्थायी क्यों होता है? क्योंकि कार्बोक्सिलेटेड आयन में क्या मिलती है? समान, पहले बना के फिर लिख लें आप लोग, समान अनुनादी संरचनाएं। इसके विषय में आप लिख क्या सकते हैं? ये विशेष रूप से स्थायी होता है, स्पेशली स्थायी, विशेष रूप से स्थायी। क्लियर हो पा रहे हैं? तो ये स्थायी हो जाता है क्योंकि इसमें होता है रेजोनेंस। अच्छा देखो अगली बात कि अम्ल जो होते हैं ना, जैसे मान लो कोई अम्ल है, उसकी अम्लता की जांच करनी है, तो अम्लों की अम्लता की जांच के लिए दो मान मिलते हैं, Ka और pKa। अम्लों के लिए Ka और pKa होता है, क्षारों के लिए Kb pKb। तो मैं खासकर अम्लों Ka की बात कर रहा हूँ, pKa की बात कर रहा हूँ। Ka का जो बोलते हैं, इसका फुल, इसको बोलते हैं अम्ल वियोजन स्थिरांक। अम्ल वियोजन स्थिरांक। ठीक है, तो देखो अम्लों के लिए Ka का मान जितना ज्यादा होगा, अम्ल उतना ही ज्यादा अम्ल, और pKa का मान जितना कम रहेगा उतना ज्यादा अम्ल, अधिक नहीं। Ka का मान ज्यादा रहेगा तो अम्ल अधिक अम्लीय होता है, pKa का मान जितना कम होता है तो अधिक अम्लीय। Ka और pKa उल्टा होते हैं, जान लीजिए आप लोग। जो Ka होते हैं ये जो है थोड़ा सा उल्टा कर लेंगे, Ka और pKa परस्पर उल्टा होते हैं। ठीक है, Ka का मान जितना ज्यादा होगा pKa का मान कम होगा, Ka का मान जितना ज्यादा होगा अम्ल उतना ही ज्यादा अम्लीय होता है। ठीक है, तो वहां जो है देखो यहाँ बात लिखा है कि अम्लों के लिए Ka का मान जितना अधिक तथा pKa का मान जितना कम होता है अम्ल उतना ही बढ़िया या प्रबल अम्लीय होता है। ये बस इतना जानते रहिए। इसके बाद देखो यहाँ ना ये बात बताइए कि जो मैंने बताया कि कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनाल से भी ज्यादा अम्लीय होता है। फिनाल के विषय में पढ़ा कि फिनाल, एल्कोहल, जल, इन सबसे, जल, एल्कोहल इन सबसे ज्यादा अम्लीय होता है ना। अभी तक आपने पढ़ा था एल्कोहल, जल, फिनाल, जिसमें फिनाल ज्यादा अम्लीय था। एल्कोहलों से ज्यादा अम्लीय होता है ना, जल से भी ज्यादा अम्लीय होता है फिनाल। लेकिन अभी आपने कार्बोक्सिलिक अम्लों को भी शामिल कर लिया है, तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है वो फिनाल से भी ज्यादा। तो वही लिखा है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है खनिज अम्ल, खनिज अम्ल जानते हैं जैसे H2SO4, HCl, ये सब प्रबल अम्ल है। जितने भी कार्बनिक अम्ल हैं, फिनाल वगैरह, ये सब कार्बोक्सिलिक अम्ल वगैरह, ये सब कमजोर अम्ल हैं। लेकिन अगर इनकी आपस में तुलना किया जाए, एल्कोहल की, फिनाल की, कार्बोक्सिलिक अम्ल की, तो उस केस में फिनाल ज्यादा अम्लीय होगा। अगर इसकी तुलना HCl, H2SO4 इनसे कराएंगे तो वो दुर्बल होगा। ठीक है, HCl की बात नहीं हो रही, खनिज अम्ल वही HCl, H2SO4 ये सब। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है खनिज अम्लों से दुर्बल अम्ल है, ये दुर्बल अम्ल होते हैं। लेकिन अगर इनकी तुलना एल्कोहलों, फिनालों से किया जाए तो उनसे ज्यादा अम्ल है, इससे बढ़िया अम्लीय है। कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रबल अम्ल नहीं होता है, दुर्बल होता है, लेकिन इनसे बेहतर अम्ल, अच्छा अम्ल, अम्लीय लक्षण इनसे ज्यादा होता है। अब देखो इसी बात पे चर्चा की गई कि कार्बोक्सिलिक अम्ल और फिनाल की अम्लता की जांच करें। पूछता है कभी कभी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनाल से ज्यादा अम्लीय होते हैं क्यों, तो ये रीजन देना है। और जब रिएक्शन पूछे तो सोडियम बाइकार्बोनेट वाला, कि कार्बोक्सिलिक अम्ल कर लेगा और फिनाल नहीं कर पाएगा, तो बोल देंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल ज्यादा अम्लीय होता है। अब यहाँ देखिए क्या बोला है, देखो अगर कभी भी अम्लों की अम्लता की जांच करनी है, और यहाँ पे अम्ल क्या क्या है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ ये वाला। देखो ध्यान से, कभी भी अगर आपको अम्लों की अम्लता की जांच करनी है तो उसके लिए क्या करते हैं आप, देख तो उससे क्षार प्राप्त होता है, ऋणायन, उसका स्थायित्व देखते हैं। मैं लिखा चुका हूँ आपको, जीओसिम पढ़ाया हूँ मैंने, कि कार्ब अम्लों की अम्लता की जांच के लिए आपको पहले वहां से एच+ निकाल लेना है, और ऋणायन जो प्राप्त हुआ है उसका देखना है स्थायित्व। ऋणायन जितना ज्यादा स्थायी होगा अम्ल उतना ही बेहतर अम्लीय होता है जो भी है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपने लिया है कार्बोक्सिलिक अम्ल, RC डबल बॉन्ड OOH, इसका आयनन कराया, आप इसको आयनों ब्रेक करेंगे, आपको मिलेगा RCOO-H+। ये इसको बोलते हैं ऋणायन, कार्बोक्सिलिक अम्ल ऋणायन है, ये अम्ल है, ये इसका क्या है, ऋणायन। इसको आप जानते हैं,
बेहतर भाषा में बोलते हैं संयुग्मी क्षारक। किसी अम्ल से H+ निकल जाने के बाद उसको क्या बोलते हैं? संयुग्मी क्षारक। ठीक है, ऋणायन बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं? संयुग्मी क्षारक। ठीक इसी प्रकार से अगर फिनाल की बात करें तो फिनाल है PHOH कर लें आप लोग, PH कर देना, चलो PHOH। इसको यहाँ भी यह अम्ल ही है, ऐसा नहीं है। तो PHO- मिलेगा, H+ मिलेगा। आप इसको बोल सकते हैं फिनाक्साइड आयन, ये तो कार्बोक्सिलेट होगा। ठीक है, कार्बोक्सिलेट, ऋणायन कहो आयन कहो जो भी, ये फिनाक्साइड आयन है या ऋणायन कह दो, कोई बात नहीं। ये भी यहाँ कॉन्जुगेट बेस है, संयुग्मी क्षारक हिंदी है, कॉन्जुगेट बेस। तो अगर इनकी अम्लता की जांच करनी तो यही देखना है, इनकी अम्लता की जांच के लिए इनका स्थायित्व देखना है कि उनसे प्राप्त होने वाले ऋणायन कब ज्यादा स्थायी होगा। अब देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया है कि इसका ऋणायन ज्यादा स्थायी होगा क्योंकि यहाँ पे दो समान अनुनादी संरचनाएं प्राप्त होंगी। यहाँ पे क्या प्राप्त होंगी? दो समान अनुनादी संरचनाएं। और फिनाक्साइड आयन में क्या मिलेंगे? जो निगेटिव चार्ज होगा ऑक्सीजन पे रहेगा और ऑक्सीजन के साथ साथ कहाँ घूमता है? कार्बन पे घूमता है। इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे फिनाक्साइड आयन का, तो इस प्रकार से बनेगा ना भाई। यहाँ पे क्या होगा? पाई सिग्मा निगेटिव, ये ऐसे घूमेगा, जैसे कार्बन पे आ जाएगा, ऐसे आगे बना सकते हैं आप चाहे तो यहाँ पे निगेटिव आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पे जो ऋणावेश होगा अधिक, हालांकि 5 बनेंगे सही, अधिक विद्युत ऋण ऑक्सीजन के साथ साथ कम विद्युत ऋण कार्बन पे भी है। ये असमान हो जाए और यहाँ पे समान मिलेंगे। हालांकि ये 5 मिलेगा फिर भी ये ज़्यादा स्थायी होता है क्योंकि समान वाला बात विशेष रूप से स्थायी होता है। समान अनुनादी संरचना वाले आयन विशेष रूप से ज़्यादा स्थायी होते हैं। यहाँ वही बात किया गया है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के आयनन से प्राप्त कार्बोक्सिलेट ऋणायन में ऋणावेश समान रूप से ऑक्सीजन परमाणुओं पर विस्थापित या विस्थानित भी कह सकते हैं। चाहे विस्थापित लिखो चाहे विस्थानित, विस्थानित का मतलब घूमना। ऋणावेश घूमता है ऑक्सीजन परमाणु पर समान रूप से। ठीक है, जबकि फिनाल के आयनन से प्राप्त फिनाक्साइड आयन में ऋणावेश ऑक्सीजन परमाणु या ठीक है ऑक्सीजन परमाणु तथा कम विद्युत ऋणी कार्बन परमाणु पर विस्थानित होता है। विस्थानित ही लिख लो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन पे ही घूमता है और यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों पे घूमता है। ठीक है, फलस्वरूप कार्बोक्सिलेट ऋणायन या आयन फिनाक्साइड आयन से क्या होता है कि तुलना में अधिक स्थायी होता है। ठीक है, जो कार्बोक्सिलेट ऋणायन होगा वो फिनाक्साइड आयन की तुलना में ज़्यादा स्थायी होगा। इसीलिए क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनाल से क्या होता है? ज़्यादा अम्लीय होता है। ठीक है, लिख लो। अच्छा देखिए ध्यान से आप लोग, अभी आप पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों की जो अम्लता है, कौन कौन से ऐसे समूह जो उसको बढ़ाते हैं घटाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता को बढ़ाने वाले समूह या घटाने वाले समूह। तो देखो ध्यान से, जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह वो कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता को बढ़ाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन भेजने वाले समूह हैं वो कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता को घटाते हैं। इसकी वजह क्या है? देखो ध्यान से, जैसे अगर कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता की जांच करनी है, आप क्या देखते हैं? इसका स्थायित्व ना, कार्बोक्सिलेट ऋणायन का स्थायित्व देखते हैं। जब भी अम्लता देखनी होती है आप इसका स्थायित्व देखते हैं। जितना ज़्यादा स्थायी होता है कार्बोक्सिलेट ऋणायन, जितना ज़्यादा स्थायी होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा। देखो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह आ जाए, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूहों को -m या -I समूह कहा जाता है। -I समूह भी इलेक्ट्रॉन खींचता है और -m समूह भी क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह हैं तो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, इससे क्या होगा? ऋणायन का इसका स्थायित्व जब इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो बढ़ता है,
भाई किसी ऋणायन का स्थायित्व कब बढ़ता है? जब वहां से इलेक्ट्रॉन खींचा जाए। और किसी धनायन का स्थायित्व कब बढ़ता है? जब वहां इलेक्ट्रॉन भेजा जाए। ऋणायन का स्थायित्व कब बढ़ता है? जब इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। और कब घटेगा? जब इलेक्ट्रॉन भेजेंगे। निगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन भेज के और ज्यादा निगेटिव चार्ज बढ़ाया जा रहा है, स्थायित्व कम हो जाता है। निगेटिव चार्ज को खींचेंगे तो फिर स्थायित्व बढ़ेगा। ठीक है, यही बात है कि अगर यहाँ पे -I या -M समूह होंगे तो इसका स्थायित्व ज्यादा होगा, तो जब ज्यादा स्थायित्व होगा तो ज्यादा अम्लीय होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर इलेक्ट्रॉन भेजेंगे तो ऋणावेश बढ़ेगा, स्थायित्व कम होगा, और जब स्थायित्व कम होगा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल कम अम्लीय होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, आप थोड़ा जानते रहिए कि इलेक्ट्रॉन भेजने वाले समूह कौन है। इलेक्ट्रॉन भेजने वाले समूह वो है +M या +I समूह। +M समूह भी इलेक्ट्रॉन भेजता है, +I समूह भी इलेक्ट्रॉन भेजता है। और इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह, खींचने वाले समूह कौन है? -M या -I समूह, या दोनों कह सकते हैं। तो देखो यही लिखा है कि इलेक्ट्रॉन भेजने वाले समूह को इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं, भेजते हैं, खींचते नहीं। खींचने वाले को आकर्षित कहते हैं ना। तो देखो, इलेक्ट्रॉन भेजने वाले समूह या इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता को घटाते हैं, क्योंकि स्थायित्व कम कर देगा कार्बोक्सिलेटेड आयन की। जबकि इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूहों को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह या इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह अम्लता को बढ़ाएंगे, खींचने वाले बढ़ाएंगे, भेजने वाले कम करेंगे। अब देखो यहाँ लिखा गया कुछ ऐसे समूह जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, भेजते नहीं, खींचते हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉन ये खींचता है, फेनिल समूह भी इलेक्ट्रॉन खींचता है। फेनिल समूह -I नहीं है, आयोडीन है, बॉन्ड दिखाया गया है, कैसे जुड़ेगा। फेनिल समूह है, आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, साइनाइड बोल सकते हैं, CN समूह है, NO2 है, CF3 है। थोड़ा इस क्रम को याद रखिए कि सबसे अधिक जो है ये CF3 वाला, आपको जियोस्फीन में बताया भी जा चुका है कि थोड़ा इन तीनों का क्रम याद रखें। बाकी ये हेलोजन है, हेलोजन में करते हैं आप लोग। बाकी ये हेलोजन्स हैं, हेलोजन में सबसे अधिक फ्लोरीन का होता है, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का, फिर ये फेनिल। थोड़ा इस बात को जानते रहिए कि फेनिल का इन सबसे कम होता है, ये थोड़े स्ट्रॉन्गेस्ट में आते हैं। तो मान लो NO2 Cl दे दिया तो NO2 को ज़्यादा मानेंगे, ज़्यादा खींचेगा। NO2 F है तो NO2 ज़्यादा खींचेगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ये। अब मान लीजिए अगर आपसे यहाँ पे F के स्थान पे Cl आ जाए, जैसे CF3 है, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ये, स्ट्रॉन्गेस्ट है। मान लीजिए CF3 के स्थान पे CCl3 आ जाए, तो CCl3 वाला कम होगा, CF3 वाला ज़्यादा होगा। Cl है ना, Cl कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, F ज़्यादा खींचेगा। थोड़ी सी हैं चीज़ें इसमें। अब इन्हीं वैल्यूज, मतलब इन्हीं के आधार पर कुछ कार्बोक्सिलिक अम्लों को उनकी अम्लता क्रम के हिसाब से लिखा गया, घटते हुए क्रम में आपको लिखा गया है। इन्हीं समूहों के आधार पर कुछ कार्बोक्सिलिक अम्लों को उनकी अम्लता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, और वो है pKa मान। कार्बोक्सिलिक अम्लों का अम्लता का जांच करना हो तो आपको pKa मान दिया जाता है। किसी भी अम्ल के लिए, किसी भी अम्ल की अम्लता की जांच करनी है तो आपको pKa मान दिया जाएगा। pKa मान जितना कम होगा अम्ल उतना ही बेहतर अम्लीय होगा, प्रबल अम्लीय होगा। तो यहाँ देखें आप, सबसे स्ट्रॉन्ग ये है ना, CF3 जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सबसे बेहतर अम्ल है CF3COH। इसके बाद CCl3COH, इससे कमज़ोर है। फिर CHCl2, 2 Cl है, CHCl2COH। फिर यह NO2 है, जैसे मान लो इसके बाद एक Cl आता है, जैसे यह NO2 है,
NO2CH2COH हो, जैसे आपको बता ही दूं, अगर आपको दिया हो NO2 फिर CH2 फिर COOH, फिर आपको दिया हो ClCH2COH, बताइए इन दोनों में कौन बेहतर प्रबल अम्लीय होगा? NO2 होगा ना, NO2 का तो पावर ज्यादा है। अगर साथ में यही CN आ जाए, CnCH2COH, तो सबसे स्ट्रॉन्ग तो NO2 होता है, खींचने वाला प्रभाव NO2 है, फिर CN होता है, फिर Cl होता है, सबसे लास्ट में Cl वाला जाएगा। तो ऐसे ही अरेंज कर लेंगे आप। यही लिखा है कि Cl2, अगर दो Cl है, देखो हालांकि Cl कमजोर है, लेकिन अगर संख्या ज्यादा होगा तो फिर ज्यादा खींचेगा। ये सब चीजें जीओसी में पढ़ाई जा चुकी हैं। Cl की संख्या देखो, Cl वीक होता है, लेकिन Cl की संख्या ज्यादा है ना, इसीलिए NO2 से ज्यादा कौन हो जाएगा? दो Cl होने की वजह से। अगर एक Cl होगा तो फिर वीक होगा। ठीक है, फिर NO2 है, फिर Cn है, फिर हेलोजन है अपना FCl Br वाला, या फिर Cl है, फिर Br है, फिर I हो जाएगा। ठीक है, मान लो देखो जैसे NO2 यहाँ है, जैसे आपसे दे दिया जाए NO2CH2COH, और यहाँ पे दो I कर दें, यहाँ पे I2CH कर दें, ऐसा कुछ प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, NO2CH2COH हो, और यहाँ पे CH के साथ में दो I हो, CHI2 CH2COH। अब इन दोनों में पूछा जाए कौन बेहतर अम्ल होगा, प्रबल अम्लीय होगा, तो I2 वाला होगा। हालांकि आयोडीन वीक है, लेकिन संख्या ज्यादा होने पर ज्यादा प्रभावी हो जाता है, तो I2 आपका स्ट्रॉन्ग होगा, वो बेहतर अम्ल होगा। बी वाला ज्यादा बेहतर होगा, ए वाला कमजोर होगा। और यहाँ अगर बात करें तो यहाँ सबसे, मान लीजिए ABCD नाम दे दिया जाए, ABC है, तो सबसे अधिक ए होगा, इसके बाद सी होगा, इसके बाद कौन होगा? भाई वीक में जाएगा। तो यही चीजें हैं। फिर अपना ये आ गया, फिर HCOH है, HCOH, इसको क्रम को रटना है भाई, ये फिक्स एक्सपेरिमेंटली निर्धारित किया गया प्रयोग के आधार पर, ये सब प्रायोगिक मान के आधार पर बताया गया। ठीक है, तो I है, फिर HCOH, फिर ClCH2CH2COH। अक्सर प्रश्न यहाँ से और यहाँ से बनता है, जो कि बच्चों को कंफ्यूज करता है। ये फार्मिक अम्ल है, मेथेनोइक अम्ल, ये बेंजोइक अम्ल। तो लोग सोचते हैं, देखो सोचते हैं कि ये तो -I समूह इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और यहाँ पे H इलेक्ट्रॉन खींचता उसका नहीं, तो ये कमजोर होना चाहिए और ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लेकिन ये लिखे गए प्रायोगिक मान के आधार पर। प्रायोगिक मान में जो pKa मान है, उसके आधार पर ये ज्यादा बेहतर अम्ल होता है, और ये क्या होता है? कमजोर। तो इस बात को रट लें आप। ठीक है, कंफ्यूजन वाली कुछ बातें हैं। HCOH है, फिर ClCH2CH2COH, फिर C6H5COH, फिर C6H5CH2COH। ये तो जनरल करते हैं आप, ये सब इलेक्ट्रॉन भेजने वाले ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन भेजेंगे तो अम्लता कम होती जाएगी। मान लो ये तीन दिए जाए सॉल्व करने के लिए, आपको फार्मिक अम्ल दिया जाए, एथेनोइक अम्ल हो, ये मेथेनोइक अम्ल है, ये एथेनोइक अम्ल है, ये प्रोपेनोइक अम्ल है, तो इन तीनों को अम्लता क्रम में आराम से व्यवस्थित कर लेंगे आप कि सबसे बेहतर अम्ल ये होगा, फिर ये होंगे, फिर ये होंगे। ऐसे ही प्रश्न आपको इसी में से दिए जाएंगे, ऐसे ही प्रश्न आपको इसी में से दिए जाएंगे, और दिए भी गए हैं। इन प्रश्नों को आप सॉल्व करें थोड़ा सा। ये देखिए प्रश्न दिए 1 2 3, इन तीन प्रश्नों को इसी वैल्यूज के आधार पर सॉल्व करना। ठीक है, लिखो। अच्छा देखिए, इस प्रश्न को सॉल्व किया जाए। ये बेंजोइक अम्ल है, ठीक है, बेंजोइक अम्ल है ये सब। यहाँ पे देखिए जो मेथॉक्सी नहीं, ये मेथॉक्सी है, ये +M समूह है, और ये कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा वितरणी होता है, तो इसको +M और -I समूह कहा जाता है, जिसमें ये +M वाला ज्यादा प्रभावी होता है। ये +M समूह मान लीजिए आप, ये +M समूह है, और यहाँ पे कोई ऐसा समूह है ना जो इलेक्ट्रॉन भेजे, और यहाँ पे ये जानते हैं ये -M समूह इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और -I भी है। देखे ध्यान से, ये -M समूह है, ये +M समूह है, ये इलेक्ट्रॉन भेजेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये बेहतर अम्ल होगा, ये NO2 वाला ज्यादा बेहतर अम्ल होगा। ठीक है, तो जहाँ यहाँ पे अम्लता लिखेंगे ना, अम्लता का जो घटता क्रम होगा, सबसे अधिक अम्लीय C होगा, इसके बाद जानते हैं ये B होगा, क्योंकि यहाँ तो भेजा जा रहा है
लोन पेयर भेजेगा, मतलब प्लस से हम समूह इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, ये कुछ नहीं कर रहा। इलेक्ट्रॉन भेज के अम्लता को घटाएंगे, इलेक्ट्रॉन को भेज के अम्लता को घटाया जाएगा। तो सबसे बेहतर सी होगा, फिर बी होगा, फिर ए होगा। ये अम्लता का घटता है। दूसरा प्रश्न क्या है? देखो यहाँ पे नाइट्रो है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे मेथिल है। जो नाइट्रो नहीं है ये है आपका -m -I समूह है, और ये जानते हैं लोन पेयर है, ये +m है और -I समूह, जिसमें इसका I वाला चल है। देखो मिसोमेरिक में और इंडक्टिव में हमेशा कौन प्रभावी होता है? मिसोमेरिक प्रभावी होता है। ये पढ़ा है आपने। मिसोमेरिक प्रभाव हो और इंडक्टिव प्रभाव हो, तो उसमें मिसोमेरिक प्रभाव सामान्य केस में ज़्यादा प्रभावी होता है। बस हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए, हाइड्रोजन के केस में इंडक्टिव ज़्यादा है। तो लोन पेयर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन भेजेगा +m प्रभाव के थ्रू, और ये कार्बन हाइड्रोजन में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये -I, जिसमें इसका -I वाला लक्षण ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला लक्षण ज़्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा -m -I दोनों से, और ये +m से भेजेगा, -I से खींचेगा। और यहाँ पे ये जानते हैं ये +I समूह, ये इसका काम है केवल इलेक्ट्रॉन भेजना है, और यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं। तो जो यहाँ पे अम्लता का क्रम लिखेंगे आप, अम्लता का क्रम सबसे अधिक अम्ल ये हुआ, क्योंकि दोनों प्रभाव से इलेक्ट्रॉन खींचा। इसके बाद ये होगा, भाई यहाँ भी तो इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, ये -I वाला ज्यादा है इसका, +m वाला नहीं, -I ज्यादा है, ये याद करें आप लोग। और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे +m ज्यादा था। +m सामान्य केस में ज्यादा होगा ही करता है, बस हाइड्रोजन को छोड़ दे, बस मिसोमेरिक वाला। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा दोनों प्रभाव से, अम्लता का जो क्रम होगा सबसे अधिक अम्लीय ये होगा। अब इसके बाद बी होगा। अब ये दोनों बचे तो इलेक्ट्रॉन भेजेगा, और यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। सी लिखेंगे, फिर लास्ट में डी, लास्ट में ही होगा। ये वाला प्रश्न देखो, देखो इसमें जो होगा ये नाइट्रो ही है, नाइट्रो है। तो यहाँ सभी इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप हैं, सभी नाइट्रो क्या है, मतलब नाइट्रो इलेक्ट्रॉन खींचता है, ठीक है। लेकिन ये जितना नजदीक होगा ना, सबसे बड़ी बात आप ये जान लीजिए कि जो ये -m समूह है, ठीक है, -m -I दोनों है, -m -I, ठीक है, और ये -m -I है। जानते हैं जो मिसोमेरिक प्रभाव कहाँ कहाँ लागू होता है? आर्थो और पैरा पर। तो देखो अगर आर्थो और पैरा पे होगा तो दो प्रभाव से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जैसे अगर आर्थो पर होगा तो -m प्रभाव से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा और -I प्रभाव से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। पैरा पे होगा तो -m से भी खींचेगा और -I से। लेकिन अगर मेटा की बात करें तो मेटा पे ना मिसोमेरिक प्रभाव काम नहीं करता। मिसोमेरिक प्रभाव कहाँ कहाँ काम करता है? इलेक्ट्रॉन चाहे +m समूह हो चाहे -m समूह हो, वो आर्थो पैरा पे वर्क करता है, मेटा पे नहीं। तो मेटा पे केवल ये -I समूह से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, वीक होगा। देखिए ध्यान से, मेटा पर ये केवल -I समूह से इलेक्ट्रॉन, I प्रभाव से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो सबसे अधिक अम्ल ये होगा, नजदीक है भाई, ज्यादा खींच लेगा। इसके बाद इसको लिखेंगे, उसको नहीं लिखना है, पास में देख के नहीं लिख देना। यहाँ पे केवल -I प्रभाव से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। यहाँ पे दो इफेक्ट, अब मिसोमेरिक आर्थो पैरा पे वर्क ही करता है। तो यहाँ पे जो अम्लता होगी, अम्लता का क्रम होगा, वो सबसे अधिक कौन होगा भाई? ए होगा, फिर बी होगा, सी होगा, फिर डी होगा। लिख ले फटाफट। अच्छा देखिए ध्यान से, अभी आपने क्या पढ़ा था जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक हुआ था? अम्लता की जांच के लिए क्या होता है? OH, H+ निकलता है, उससे संबंधित अभिक्रियाएं पढ़ा आपने, NaOH, NaHCO3, इन सब के साथ अभिक्रिया आपने पढ़ा है। अभी आप पढ़ेंगे जिसमें COH बॉन्ड ब्रेक हो, जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्बन कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ? COH बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो उससे संबंधित कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं? सबसे पहला आप पढ़ेंगे ये वाला अभिक्रिया, एनहाइड्राइड का निर्माण। इसके बाद पढ़ेंगे एस्टरीकरण, इसके बाद पढ़ेंगे SOCl2 PCl5 PCl3 के साथ अभिक्रिया।
कार्बोक्सिलिक अम्ल का SOCl2 PCl3 PCl5 के साथ अभिक्रिया। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे आप। अब देखो ध्यान से, एनहाइड्राइड का निर्माण कैसे होता है। अगर आप, कैसे होगा देखो, अगर आप कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं, अपने मन से इसके दो अणु मानना है, RCOH लिखो ऐसे ही। अगर आप कार्बोक्सिलिक अम्ल के दो अणु लेते हैं और इसको आप सांद्र H2SO4 के साथ गर्म कर दें, इसको याद रखना पड़ेगा आपको, सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करना है, या P2O5 के साथ गर्म करना है। अक्सर ये लिखा होता है, सांद्र H2SO4 लिखा हो, ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखा हो, एक ही लिखा हो, अपने मन से दो मान लेंगे आप। कार्बोक्सिलिक अम्ल लिए हैं आप, इसको भाई सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करें, चाहे P2O5 के साथ गर्म करें, तो जानते हैं क्या होता है गर्म करने पर, आपको अपने मन से RC डबल बॉन्ड OH लेना है, इसके दो अणु लेने हैं, RC डबल बॉन्ड OH, एक का H और एक का OH, किसी का भी, किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल के किसी भी अणु का एक का H निकाल देंगे, एक का OH, H2O निकल जाएगा, और फिर ला के इसको जोड़ लो, एक का H एक का OH निकाल दो, OH बॉन्ड ब्रेक होगा जरूर। ठीक है, तो आपको देखो H OH निकाल दिया आपने, फिर इसको ला के जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR, ऐसा मिलेगा, RC डबल बॉन्ड O फिर C डबल बॉन्ड OR, फिर H2O निकाल सकते हैं आप। इसी को बोलते हैं एनहाइड्राइड। आप चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, RCO ट्वाइस O, भाई CO दो बार है ना, RCO ट्वाइस O, इसी को बोलते हैं एनहाइड्राइड। यहाँ पे जो जल को निकालने में जो ये काम, यही काम करते हैं जल को निकालने, इन दोनों को कहा जाता है निर्जलीय कारक। जो जल को निकालते उन्हें क्या कहा जाता है, निर्जलीय कारक। H2SO4 जिस भी अभिक्रिया में प्रयुक्त होता है H2 को निकालता है, निर्जलीय कारक, जल को निकालने वाला, ऐसा समझ। इससे संबंधित अभिक्रिया भी है। मान लीजिए अगर आपने क्या यूज किया, CH3COH ले लिया है, CH3COH के दो मोल लिए हैं, तो आपने क्या ले लिया है, मान लो इसमें से कुछ भी यूज कर लिया, कुछ भी यूज कर लिया इसमें से, तो आपको HOH निकाल दो, H2O, आपको ऐसे जोड़ लेना है, CH3C डबल बॉन्ड O, तो मान लो उसका H चला गया, ठीक है, और अगले का OH चला जाएगा, केवल यही बचेगा। ऐसा आप यही सोच लो कि एक का O रहा, H निकल गया, फिर अगले का पूरा ये निकल जाएगा, लाके ऐसे जोड़ लो, C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम है एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, इसका नाम होता है एथेनोइक एनहाइड्राइड, एथेनोइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। अगर आपने यहाँ पे ले लिया मान लो बेंजोइक एसिड C6H5, C डबल बॉन्ड OOH, इसके दो मोल लिए, यही सेम यूज किया आपने, P2O5 के साथ गर्म करो, चाहे H2SO4 के साथ गर्म करें, ठीक है। तो ये आपका होगा ये बेंजोइक एसिड, और यहां से आप इसको जोड़ें सर, C6H5, C डबल बॉन्ड O, एक का O निकाल दें, अगले का OH, तो C डबल बॉन्ड O C6H5, इसको बोलते हैं बेंजोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद देखो ये लिख लेंगे आराम से। इसको पढ़ने के बाद जो अगली अभिक्रिया पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एस्टरीकरण, इसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है। ठीक, इसको लिखो फटाफट। अच्छा देखो ध्यान से, अगली अभिक्रिया क्या है, एस्टरीकरण। एस्टरीकरण जानते हैं क्या होता है, आप लेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसकी क्रिया एल्कोहल से मान लीजिए करा दिया आपने, R-OH से करा दिया,
किसकी उपस्थिति पता है? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। ठीक है, देखिए ध्यान से, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया एल्कोहल से कराते हैं। किससे भाई? किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। 400 नहीं, यहाँ पे थोड़ा हल्का गर्म करते हैं, गर्म कर देंगे ऐसे ही। अब होता क्या पता है, इस रिएक्शन में ये अपना OH देता है और ये अपना H देता है। यही याद रखने वाली बात। ये अपना OH देता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल अपना OH देता है, और एल्कोहल क्या देता है? H। इसमें OH बॉन्ड का टूटता है, COH बॉन्ड। ये पढ़ा हुआ भी है, पढ़ा है आपने। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एल्कोहल। तो जानते हैं क्या होता है? आपको मिल जाएगा RC डबल बॉन्ड O और मिलेगा OR डैश। ये पार्ट आता है एल्कोहल से, OR डैश। ये आपको मिला है एस्टर, और साथ में क्या निकलता है? जल। इस अभिक्रिया, देखो ये अभिक्रिया उत्क्रमणी होती है, मतलब ये फिर से इसमें अगर ये जल रहा तो ये जल से फिर से क्रिया करके ये बना लेगा। इसीलिए जल को क्या करते हैं? तुरंत ही निष्कासित करते हैं। आपने पढ़ा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहल की क्रिया जब इसकी उपस्थिति में कराते हैं, यहाँ भी ये निर्जलीकारक का काम कर रहा है, जल को निकालने का ही काम कर रहा है। यहाँ भी इसका काम है निर्जलीकारक का। आपको प्राप्त होता है एस्टर, RCOR डैश या OR कह दो, साथ में जल निकलता है। तो यहाँ उत्क्रमणी का चिन्ह इसलिए लगाया गया है कि अगर ये जल को नहीं निकाला जाए इस अभिक्रिया, तो फिर से अभिक्रिया हो जाएगी और आपको फिर से यही मिलेंगे जिससे बना हुआ है, एल्कोहल मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसीलिए क्या होता है? जल को निष्कासित कर लेते हैं। इसे निष्कासित कर लिया है, कर लेते हैं। यहाँ पे एल्कोहल के स्थान में फिनाल भी ले सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। फिनाल लेंगे तो वहाँ C6H5 आ जाएगा, और क्या, R डैश के स्थान पे C6H5 आ जाएगा। इसके अलावा देखो, ये तो पढ़ा है अपने अगले पार्ट में। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा था कि अगर RCOCl लिया जाए, RCOCl, इसकी अभिक्रिया किससे करा दें? ROH से करा दें, तो यहाँ से HCl निकल जाता है, R डैश कर लो और आपको मिलेगा RCOOR डैश। यहाँ भी एस्टर प्राप्त होता है, फेमस यही है, लेकिन इसके अलावा और भी अभिक्रियाएं हैं एस्टरीकरण की, ये भी अभिक्रिया है। ठीक है, और साथ में निकलता है HCl, और HCl एक प्रबल अम्ल है, बता दे रहा हूँ, ये प्रबल अम्ल है। तो ये, हाँ, ये जो विलयन मिलेगा वो अम्लीय हो जाएगा। इसकी अम्लता को उदासीन करने के लिए यहाँ पे पिरीडीन मिलाया जाता है, ये क्षार का काम करता है। ये क्या है आपका? स्तरीकरण के लिए। ऐसा नहीं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहल क्रिया करेंगे, ये क्या है? एसिड क्लोराइड है। इसकी भी क्रिया अगर आप एसिड क्लोराइड की अभिक्रिया अगर आप एल्कोहल से कराते हैं, फिर भी आपको एस्टर प्राप्त होता है, लेकिन इस अभिक्रिया में HCl निकलता है, जिसको उदासीन करने के लिए आप यूज करते हैं पिरीडीन का, क्योंकि आपने अगले पार्ट में पढ़ा है। यहाँ का तो यही बात था। और देखो ध्यान से, अगर आप ले लें एनहाइड्राइड, क्या ले लें? RCOC डबल बॉन्ड OR, ये आपका एनहाइड्राइड है। अगर इसकी अभिक्रिया किससे कराएं? एल्कोहल से, R-OH। तो यहाँ पे जानते हैं किसी बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, ये वाला बॉन्ड। मान लो आपने इसको ऐसा ब्रेक कर लिया, प्लस माइनस आएगा, ये ब्रेक होगा, यहाँ पे क्या आएगा? आपने इसको ब्रेक करना ऐसे, O-H+ ऐसा ब्रेक होगा, तब निकल जाता है कि भाई यहाँ से HCl निकल जाएगा, OR डैश चला है, ऐसे इसको ब्रेक करेंगे आप। तो यहाँ देखो, यहाँ पे माइनस मिलेगा आपको, और ये मिलेगा प्लस। आपको जानते हैं क्या मिलेगा? RC डबल बॉन्ड O, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे ये आएगा, ये माइनस वाला आएगा ना। जब कार्बन पे प्लस है तो ये R डैश O माइनस है, ये आके मिलेगा, तो आपको मिलेगा
सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, ये मिलेगा ये आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। इसके बाद आपको मिलेगा आर सी ओ पे माइनस था, यह चला आएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल जाएगा। ये एस्टर ही करिए, मतलब इन अभिक्रियाओं से एस्टर प्राप्त हो रहा है। एस्टर प्राप्त करने के लिए आप कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रिया अल्कोहल से कराएं, चाहे एसिड क्लोराइड की कराएं, चाहे हाइड्राइड की करा दें इस अल्कोहल से, आपको एस्टर प्राप्त हो जाएगा। और आप अल्कोहल के स्थान पे जानते हैं फिनाल का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखो, इसके बाद जो आपकी अगली अभिक्रिया होगी ना, वो होगी थर्ड वाली, वो होगी SOCl2, ऐसा करें PCl5 PCl3 व SOCl2 के साथ अभिक्रिया। PCl5 PCl3 व SOCl2 के साथ अभिक्रिया। अगर आप देखें, अगर आप लेते हैं RCOOH, इसकी अभिक्रिया PCl3 से कराएंगे, ये अभिक्रिया ठीक उसी प्रकार होती है जैसा कि आपने एल्कोहल में कराया था, एल्कोहल की PCl3 से अभिक्रिया। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या होता है ना, इसको जो है आप ऐसा लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O OH, यहाँ से Cl आता है, इस OH को हटा देता है। वैसे एल्कोहल में भी था, एल्कोहल की अभिक्रिया अगर आप ROH लेते हैं तो OH हट के Cl चला आता है, RCl मिल जाता है। तो जब PCl3 से कराते हैं तो आपको मिलेगा RC डबल बॉन्ड O, Cl मिलता है और साथ में मिलता है H3PO3। याद रख लें। अब बैलेंस वाली बात, बैलेंस कर लेंगे अपना, कितना काउंट होगा वो बैलेंस। एच यहाँ पे एक ही था, यहाँ पे 3 है तो आप यहाँ पे 3 कर लेंगे। जैसे बैलेंस भी कर सकते हैं आप लोग, पीएच यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे एक ही था, 3 कर लेंगे। अब यहाँ पे आर 3 हो गया, यहाँ भी 3 कर लेंगे, बाकी सब बैलेंस। तो बस आपको याद रखना है कि अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रिया PCl3 से कराएंगे तो आपको मिलेगा एसिड क्लोराइड, साथ में क्या मिलेगा H3PO3। और अगर देखिए ध्यान से, अगर इसी अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल की, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया है RCOH है, इसकी अभिक्रिया PCl5 से करा दें आप, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया है अगर आप किससे करा दें PCl5 से, तो यहाँ से भी OH हटेगा, Cl आएगा, आपको मिलेगा RC डबल बॉन्ड O Cl और साथ में मिलता है POCl3, साथ में HCl, जैसा कि आपने बनाया था एल्कोहल में भी ऐसा ही कराया, बस वहाँ पे C डबल बॉन्ड O नहीं था बस, और क्या RCl बन गया था, बाकी सब सेम था। अगर आप RC डबल बॉन्ड OOH की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया SOCl2 के साथ कराएंगे तो यहाँ से भी Cl मिलता है, आपको मिलेगा RC डबल बॉन्ड OCl, साथ में ऐसा समझ लें आप लोग, ये पूरा OH निकल जाता है, Cl चला आता है ना, यहाँ से समझो O इसके पास चला जाएगा, या SO2 बन जाएगा, AH और एक Cl बचा है, HCl निकल जाएगा। ये SO2 ये भी गैस है, HCl भी क्या है, गैस है। ये जो है एसिड क्लोराइड के निर्माण की बेस्ट मेथड है। कार्बोक्सिलिक अम्ल से अगर आपको एसिड क्लोराइड बनाना हो तो बेस्ट बेहतर विधि ये है, क्योंकि यहाँ पे ये भी गैस है, वो भी गैस है, जो है वायुमंडल में चले जाएंगे, आपको प्योरली यही मिलेगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये आपका, लिखो फिर आप। अच्छा देखिए ध्यान से, अभी आप क्या पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अमोनिया के साथ अभिक्रिया, इसमें भी OH बॉन्ड ब्रेक होगा, COH बॉन्ड। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान से, अगर आप लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल RC डबल बॉन्ड OOH, उसको आप ना
अमोनिया के साथ अगर गर्म करते हैं, ऐसे लिखा है अमोनिया के साथ अगर हीटिंग लिखा है, तो सीधा आप ऐसा मान लें कि ये जो है NH3 ऐसा ब्रेक होता है H में और NH2 में, या H प्लस में NH2 माइनस में ऐसा ब्रेक करें, वहां से H प्लस निकलेगा NH2 माइनस, और आप इसको ऐसा ब्रेक कर दें, इस पे माइनस इस पे प्लस, तो यहाँ से OH H2O निकाल दो। हीटिंग रहेगा तब, NH3 के साथ गर्म करेगा तो आप इसको ऐसा ब्रेक कर दें, H प्लस NH2 माइनस, यहाँ से HOH H2O निकल जाएगा, NH2 चलाएगा, आपको मिल जाएगा एमाइड। ये आपका क्या है, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और ये आपका एमाइड है। लेकिन मान लीजिए, देखिए ध्यान से, मान लीजिए आपको डायरेक्ट हीटिंग नहीं दिया है, पहले अमोनिया से क्रिया कराया है, तो क्या करना है, अमोनिया से कराया है, तो जानते हैं अगर आप पहले इसकी क्रिया अमोनिया से कराते हैं, केवल डायरेक्ट हीट नहीं करना है, तो उस केस में जानते हैं क्या होता है। चलो मैं इसको अलग से बता देना। अगर आपने कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखा है या वहां लिखा है और फिर इसकी क्रिया अमोनिया से कराया है, हीटिंग नहीं लिखा है, तो आप ऐसा समझो, इसको ब्रेक करें, ऐसा ऐसा समझ के ब्रेक कर लेना है। O माइनस H प्लस में H प्लस आके इससे क्रिया कर लेगा, बनाएगा NH4 प्लस, ये दोनों क्रिया करेंगे, क्या बनाएंगे, NH4 प्लस। अब ये NH4 प्लस जाके इससे लगता है, NH4 प्लस जाके अब O के साथ जुड़ेगा और आपको इस प्रकार से मिलता है RC डबल बॉन्ड O माइनस NH4 प्लस, ऐसा बना, ठीक है। ये एक लवण होता है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो अगर आप कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया NH3 से कराते हैं तो ये मिलेगा, जब तक हीटिंग नहीं करें। अगर आप इसको गर्म करेंगे, हीटिंग लिखा है तो यहां से H2 निकाल दें आप, और वहां से O, H2O निकल जाएगा, फिर आपको मिल जाएगा एमाइड। डायरेक्ट बात ये है, सीधा अगर आपको एमाइड बनाना है अमोनिया से, कार्बोक्सिलिक अम्ल से, सीधा अमोनिया के साथ गर्म करो, एमाइड बना दो। लेकिन अगर आपको रिएक्शन दिया गया है, अमोनिया से क्रिया कराया है, फिर जाके ये बनाना है, फिर जाके एमाइड बनाना है, H2O निकाल दें आप, फिर आपको मिलेगा RC डबल बॉन्ड O NH2, ये एमाइड है, ठीक है। अगर मान लो आपने इसका एग्जांपल ले लें, CH3COOH लिया है, इसकी क्रिया NH3 से कराएंगे, तो अपना समझे क्या होता है, H प्लस ना, ये H प्लस NH3 मिल के बनाता है NH4 प्लस, तो आपको मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड OO NH4 प्लस। जानते हैं इसका नाम क्या है, अगर इसका नाम लिखना चाहे कायदे में, तो ये लवण है, इसका नाम होता है अमोनियम कार्बोक्सिलेट। इस लवण का नाम भी है, अगर इसका नाम लिखना है आपको तो आप लिख सकते हैं, क्या नाम होगा, अमोनियम। जैसे धातु का काम करे, सोडियम कार्बोक्सिलेट, पोटेशियम कार्बोक्सिलेट, वैसा ये भी धातु का काम कर रहा है, अमोनियम कार्बोक्सिलेट। यहाँ पे बोलेंगे अमोनियम एसीटेट, ठीक है, अमोनियम एसीटेट। अगर आप इसको गर्म किया तो आप H2O निकाल दो, H2 और O निकाल दो, बाकी जोड़ लो, CH3 CONH2, इसका नाम है एथेनामाइड, एथेनामाइड। बाकी जो भी हो, मान लो बेंजोइक अम्ल दिया, उसका भी करा लेंगे, मान लो ऐसा दिया हो CH3 C6H5 बोल रहा हूँ, C6H5COH हो, मान लो डायरेक्ट अमोनिया से गर्म किया हो, अमोनिया के साथ गर्म किया हो, तो ये आसान है, ये तो आसान है। फिर इसको ब्रेक करना है H प्लस में,
और किस में ब्रेक करेंगे, NH2 माइनस, H प्लस NH2 माइनस, फिर इसको ऐसा ब्रेक कर लेना है, HOH निकाल देना है, NH2 आ जाएगा, डायरेक्ट वाली बात है। हमको मिल जाएगा C6CH5, C डबल बॉन्ड O, NH2, ये बेंजोइक अम्ल था, बेंजोइक एसिड, और ये क्या मिला, बेंजामाइड। पूछता है बहुत तेज। एक और देखने साहब, मान लीजिए थैलिक एसिड लिया जाए, क्या लिया जाए, थैलिक एसिड। यही है थैलिक एसिड भाई, COOH, इसी का नाम है थैलिक एसिड, THTHALIC, ठीक है, हाँ थैलिक एसिड है। अगर इसकी अभिक्रिया इसका अमोनिया के साथ कराएं तो क्या हो। सबसे बड़ी बात आपको बता दिया जाए कि अगर इसी को डायरेक्ट गर्म करेंगे आप, थैलिक एसिड को ही डायरेक्ट गर्म किया गया, अमोनिया से ना कराएं क्रिया, तो जानते हैं क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा ना एनहाइड्राइड वाला, इस अभिक्रिया को एनहाइड्राइड वाला पढ़ेंगे। अगर थैलिक एसिड को डायरेक्ट लेके गर्म करेंगे, एक का एच एक का OH निकल जाएगा, आपको मिलेगा थैलिक एनहाइड्राइड, जो कि एनहाइड्राइड वाले में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप थैलिक एसिड को डायरेक्ट गर्म करते हैं तो क्या होगा, आपको इस प्रकार से मिलेगा, बेंजीन मिलेगा, एक का मान लो, चलो हमने इसका एच इसका OH निकाल दिया, क्या मिलेगा पता है, CO मिल जाएगा, फिर O मिल जाएगा, फिर CO, ऐसा जोड़ लेंगे। अरे एक O रहेगा ना, दोनों के बीच में कर लेंगे, CO फिर O, ये CO फिर बीच में O, इसको बोलते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। और यहाँ आपको इस बात की चर्चा नहीं करनी, आपको अमोनिया से क्रिया कराना है, लेकिन मैंने इसे बता दिया, कभी कभी देता है थैलिक एसिड को गर्म कर देगा, तो इसका नाम होगा थैलिक एनहाइड्राइड। अगर आप देखें, अगर आप इसका अमोनिया से क्रिया कराते हैं तो आपको 2 NH3 का यूज करना है। अगर हीट कर दे तो फिर आसानी से करा लेंगे। अगर हीटिंग नहीं किया है तो यहाँ भी NH4 प्लस बनाना है, यहाँ भी क्या बनाना है, NH4 प्लस, सामान्य तरीके से। तो देखो ध्यान से, तो मान लो हीटिंग नहीं किया है तो बनाएंगे क्या, आप बेंजीन लिखेंगे, बेंजीन लिखेंगे, यहाँ मिलेगा C डबल बॉन्ड O, ONH, O माइनस NH4 प्लस, और यहाँ भी क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड O, ऊपर भी कर सकते हैं, O माइनस NH4 प्लस। अब इसको गर्म करना पड़ेगा, तो गर्म करने पर क्या होता है, वहां से H2O निकल जाएगा, यहाँ से भी H2O, यहाँ से भी H2O, 2 H2O निकाल दें आप, आपको मिलेगा क्या, CONH2 मिलेगा ना, CONH2, CONH2, इसको बोलते हैं थैलामाइड। क्या बोलते हैं, थैलिक एसिड से मिल जाएगा थैलामाइड। बहुत तेज पूछता है, कैसे प्राप्त करेंगे थैलिक एसिड से थैलामाइड, इस रिएक्शन को याद रखें, पहले NH3 से क्रिया करेंगे, ये मिलेगा, फिर जाके गर्म करेंगे फिर मिलेगा। अगर इसी को, तो थैलामाइड नहीं मिला, थैलामाइड, इसी को प्रबल ताप मतलब स्ट्रांगली गर्म, स्ट्रांगली हीट किया जाए, अगर इसी को प्रबल ताप दिया जाए, उस जो यहाँ जितना गर्म, उससे भी ज्यादा ताप देके गर्म किया जाएगा, तो जानते हैं यहाँ से एक का H और एक का NH2 निकलता है, मतलब जो NH2 है ना, एक का NH2 निकल जाता है, एक का H निकल जाता है, क्या निकल जाता है, NH3। थैलामाइड मिलने के बाद अगर उसको और अधिक गर्म किया जाए स्ट्रांगली, ठीक है, तो यहाँ से NH3 निकल जाता है और आपको मिलता है बेंजीन मिलेगा, और आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O रहेगा,
अब इन दोनों के बीच में NH बचता है, N बचेगा ना, NH बचेगा, H भाई NH2 निकल चुका है NH3 के, NH2 और H निकल चुका है NH3 के रूप में, आपको मिलेगा, दोनों के बीच में NH मिलेगा, इसका नाम है थैलीमाइड। ये थैलामाइड है, इसका नाम क्या है, थैलीमाइड, थोड़ा याद रखें, इसका नाम है थैलीमाइड, THALIMIDE, थैलीमाइड। लिख लो फटाफट।